नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। असम गाना परिषद जो असम के क्षेत्रीय आंदोलन से उभरा को के अध्याय पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स में किस श्रेणी का संगठन माना गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक दीर्घकालिक आंदोलन जो एक पॉलिटिकल पार्टी में बदला। ऑप्शन बी, एक सिंगल इशू प्रेशर ग्रुप। ऑप्शन सी, फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी, एक इंटरनेशनल एनजीओ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक दीर्घकालिक आंदोलन जो एक पॉलिटिकल पार्टी में बदला। अब इसे समझते हैं। में असम गाना परिषद को लॉन्ग टर्म मूवमेंट में रखा गया है। यह 1980 के दशक के असम आंदोलन से उभरा और बाद में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बदल गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। के अध्याय अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के अनुसार ऑपरेशन इराकी फ्री के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 40 से अधिक देश असलेड कोalition ऑफ द विलिंग में शामिल हुए। ऑप्शन बी, इराक पर हमले का दिया गया कारण वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को विकसित होने से रोकना था। ऑप्शन सी, यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र यूएन की पूर्व स्वीकृति से की गई थी। ऑप्शन डी, असलेड कोalition को इराकी फोर्सेस से बड़ा प्रतिरोध नहीं मिला। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र यूएन की पूर्व स्वीकृति से की गई थी। अब इसे समझते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्री 2003 यूएन की पूर्व स्वीकृति के बिना की गई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध को मंजूरी देने से इनकार किया था, फिर भी असलेड कोalition ने एक तरफा कार्रवाई की। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। अमेरिकन हिगेमनी पर पहला अवरोध फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर अध्याय में किसमें निहित बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अमेरिकन सोसाइटी की खुली प्रकृति और मास मीडिया का संदेह। ऑप्शन बी, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अलगाव। ऑप्शन सी, अन्य देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध। ऑप्शन डी, अमेरिकन राज्य की इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अमेरिकन राज्य की इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार अमेरिकन हिगेमनी पर 3 अवरोध हैं। 1, सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर पहला। 2, समाज की खुली प्रकृति। 3, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। के फंडामेंटल राइट्स अध्याय के अनुसार किसे किसी भी लोकतंत्र की नींव कहा गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। ऑप्शन बी, निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत शासन। ऑप्शन सी, मजबूत केंद्रीयकृत नेतृत्व। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच फेडरलिज्म। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। अब इसे समझते हैं। रूल ऑफ लॉ किसी भी लोकतंत्र की नींव है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक साधारण किसान तक सभी पर एक ही कानून लागू होता है।
तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं कि मार्केट्स अराउंड अस अध्याय के अनुसार मार्क का व्यापारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नियमित दुकानदार की तुलना में आमतौर पर कम क्यों कमाता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, वीकली मार्क पर ज्यादा म्युनिसिपल टैक्सेस लगते हैं। ऑप्शन बी, मार्क ट्रेडर एक छोटा व्यापारी है जिसके पास दुकान चलाने के लिए कम पैसा है। ऑप्शन सी, ग्राहक केवल ब्रांडेड शॉपिंग मॉल्स को पसंद करते हैं। ऑप्शन डी, वीकली मार्क केवल वीकेंड्स को खुले रहते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मार्क ट्रेडर एक छोटा व्यापारी है जिसके पास दुकान चलाने के लिए कम पैसा है। अब इसे समझते हैं। मार्क का व्यापारी एक छोटा ट्रेडर है जिसके पास दुकान चलाने के लिए कम पैसा है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला बहुत अधिक पूंजी लगा सकता है। यह असमानता पूंजी तक असमान पहुंच को दर्शाती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6 के अंश के अनुसार राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा कितने सदस्य मनोनीत नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 6 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 24 सदस्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 12 सदस्य। अब इसे समझते हैं। में स्पष्ट लिखा है 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये 12 नामांकित सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन अध्याय के अनुसार 1948 से अब तक नेपाल के पास कितने कॉन्स्टिट्यूशंस रह चुके हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5। अब इसे समझते हैं। में नेपाल के 5 कॉन्स्टिट्यूशंस का उल्लेख है। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशंस नेपाल के राजा द्वारा ग्रांटेड किए गए थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8 के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर आधारित अंश के अनुसार लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भारत के प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी भारत के वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा के स्पीकर। अब इसे समझते हैं। में स्पष्ट है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल 545 सदस्यों की कुल संख्या वाली स्पीकर द्वारा प्रेजाइडेड होती है। राज्यसभा की अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9 के रीजनल एस्पिरेशंस अध्याय के अनुसार पूर्ववर्ती असम राज्य से नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों को अलग क्यों बनाया गया। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल प्रशासनिक कुशलता के लिए, ऑप्शन बी छोटी राष्ट्रीयताओं और ट्राइबल कम्युनिटीज की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए, ऑप्शन सी म्यांमार के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, ऑप्शन डी 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश के कारण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी छोटी राष्ट्रीयताओं और ट्राइबल कम्युनिटीज की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए। अब इसे समझते हैं। में दी गई कविता और अध्याय बताते हैं कि असम से नए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसलिए बने ताकि कर्बीस, मीसिंग और पहाड़ी जनजातियों जैसी छोटी राष्ट्रीयताओं की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित किया जा सके। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। अध्याय के अनुसार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बारे में राष्ट्र को किस माध्यम से और किस तारीख को संबोधित किया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, दूरदर्शन टेलीविजन पर 25 जून 1975 को। ऑप्शन बी, ऑल इंडिया रेडियो पर 26 जून 1975 को। ऑप्शन सी, 26 जून 1975 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑप्शन डी, 25 जून 1975 को पार्लियामेंट में भाषण देकर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑल इंडिया रेडियो पर 26 जून 1975 को। अब इसे समझते हैं कि इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि सबवर्सिव फोर्सेस सरकार के प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स में बाधा डाल रहे हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।